हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों 8 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। एसएससी एमटीएस में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे 8 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। इससे पहले आप देखेंगे कि हार्डेस्ट शिफ्ट था उसको 27 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट, 14 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट, फिर जो भी हार्ड शिफ्ट रही हैं उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है जरूर से जाकर देखिएगा। और फिर मैं लाइन वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि हमने अपना पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो लोग पुराने हैं डेफिनेटली पूरी वीडियो देखिए। और जो इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल, सीपीयू और सीएचएसएल का सॉल्यूशन दिया है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया है, हर एक चैप्टर का अलग अलग, उन्हें भी जा करके आप देखिए। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लें, वहां आप डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास ये है स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। और एमटीएस पहली बार मुझे लग रहा है कि इससे पहले स्टैटिक्स क्वेश्चन काफी कम आया करते थे एसएससी में, लेकिन एमटीएस में आप देखेंगे तो हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा स्टैटिक्स का। तो जरूर से आप स्टैटिक्स भी अब पढ़ के जाइएगा अगर आप एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि एक्स माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास की निचली सीमा है और y बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास की ऊपरी सीमा है, तो 3x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास की बात करूं तो बहुलक वर्ग कौन होता है? जिसकी बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन सा है? ये है 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग या फिर मॉडल क्लास। तो इसकी ऊपरी सीमा का मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब जो इसका क्लास है ये 10 से 20, इसमें जो बड़ी संख्या है वो अपर लिमिट होगा। तो इसमें 20 बड़ी संख्या है ना, तो अपर लिमिट यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? यहां से 20 आ गई। अब बात करते हैं x के लिए। तो x क्या है दोस्तों? माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास की निम्न सीमा है, निचली सीमा। तो मीडियन वर्ग कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको CF निकालना होगा। CF क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो CF अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसी में मैं एक लाइन बना देता हूं, यहां से देखना। देखो ये 3 रह जाएगा और फिर 18 और 3 ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे 21, और फिर ये 5 और 21 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 26, और 26 और 7 ऐड करो तो कितना बनेगा? 33, और 33 और 16 ऐड करो तो ये कितना बन जाएगा? 49। यानी कि इनका जो टोटल सम आएगा दोस्तों, टोटल सम जिसको आप सिग्मा एफ भी बोलते हैं, ये कितना आएगा? 49 आएगा। और यहां से अब जो ये मीडियन क्लास होगा ये कैसे पता चलेगा? 49/2 यानी कि सिग्मा f/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वो होता है मीडियन क्लास। ठीक है, तो 49 का आधा क्या हो जाएगा? 24.5 यानी कि 24.5। तो 24.5 से ठीक बड़ा जो CF होगा वो होगा हमारा, उसका क्लास जो होगा वो मीडियन क्लास होगा। तो आप देख लो कि 24.5 से ठीक बड़ा कौन सा है? आप बोलेंगे कि 24.5 से जो ठीक बड़ी वैल्यू है वो है 26 यहाँ पर। तो 26 का जो क्लास है वो क्या है दोस्तों? 20 से 30 है। तो 20 से 30 में जो निम्न सीमा है यानी कि निचली वैल्यू जो है, छोटी वैल्यू, वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू ये भी 20। अब निकाल लो 3x + 2y। अब तो ये दोनों सेम ही है तो एक ही बार 5x आप निकाल लो, 5 गुना में x की जगह पर 20, तो ये 100 आएगा। 100 का मतलब पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन है तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं। देखो ये है 1/4, डिवाइड को हम यदि मल्टीप्लाई लिखें तो आपको पता है इन सबको चेंज करना पड़ेगा, तो पहले इनको ही सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 3 दूना 6 में से 5 जाएगा तो 1/15 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये 4/3 हो जाएगा और इंटू का इधर जो 1/15 आ रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये 4 से 4 कट गया तो ऊपर कितना आ गया? 1/45 आ गया। नीचे वाले की वैल्यू की बात करें तो ये कितना है? 3 और 2 5/3 है दोस्तों। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 3/4। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई ही कर लो तो ठीक रहेगा। ये कितना बन गया अपने पास? 5 3 15 और बटा 12, और माइनस का ये कितना बनेगा? ये वाला टर्म ये बनेगा 2/12। तो ये बन गया अपने पास 13/12। अब टोटल वैल्यू लिख लो। देखो ऊपर कितना था अपने पास? 1/45, और नीचे वाली वैल्यू अगर हम लिखे तो ये 12/13 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और ये 15 तियाँ 45। तो ऊपर आ गया अपने पास 4 और नीचे आ गया 15 तियाँ 45, और 15 एकम 15 और 4 19, यानी कि 4/195 आएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कोई वस्तु 882 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है
यदि वह इस वस्तु को 991.76 में बेचता है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो 10% हानि कब होती है, जब वो 882 में बेचता है, यानी कि 88 और 2 रुपीज में बेचने से उसको 90% की वैल्यू ही मिलती है। ठीक है, 10% हानि का मतलब यही होता है। अब वो बोल रहा है कि यदि वह उसे 991.76 में बेचे तो ये कितना परसेंट बनेगा, ये बता दो। ठीक है, अच्छा बताओ पहले कि क्या ये इसका 10 टाइम्स है, देख सकते हैं कि ये कितना बढ़ा है, जरा बताना एक बार। जो 882 है इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 88। ठीक है, बात समझ गए। और इधर 10% अपना 9 होगा, यानी कि अगर 10% तक इसको एक्स्ट्रा करें तब तो ये 100% पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग क्रैमूल के बराबर हो जाएगा। और इधर 10% 88 आप ऐड कर लो इसमें, तो 88 अगर आप ऐड करोगे, मान लो इसमें 88 और 0.2 ऐड करना है, तो हम अगर ऐड करते हैं, इसको भूल जाओ आप, तो ये 8 और 2 10 का 0, 8 8 16 और 1 17 और 8 और 1 9, 970 तो ये हो ही गया। और एक्स्ट्रा कितना रह गया बताओ, 970 अगर हो गया और ये 91 है तो मुश्किल से 20 21 और एक्स्ट्रा है। और 20 21 जो है वो इसके 5% से भी कम है, पॉइंट मतलब आधे परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 1% 88 था तो आधा परसेंट कितना होगा इसका, 44 होगा, आधे परसेंट से भी कम है। इसका मतलब कि जो आंसर है, देखो एक बार तो 1% बढ़ा, फिर आधे परसेंट से भी कम, यानी कि 1.5% से भी छोटा होगा। तो ये आंसर होगा अपना 1.5% से छोटा, यही है अपने पास। या तो ऐसे कर लो आप अगर समझ पा रहे हो तो, और अगर ऐसे नहीं करना फिर आप मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कितना टाइम्स हुआ है। आगे बढ़े अब। ठीक है, देखिए एक और तरीका मैं बता देता हूं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपको ये नहीं समझ आ रहा तो हमने क्या बोला था कि 882 इसकी वैल्यू कितनी थी, 90% थी, तो हमें बतानी थी 991.76 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यही बात था। अब देखो पहले तो कि ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं कि ये 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 9 81 और 9 8 72, 98 बार में कट गया। अब जरा बताओ कि 98 को हम इतना कैसे बना सकते हैं, तो अब मैं यूनिट डिजिट चेक करने वाला हूं। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आएगा ये ध्यान रखना। ये 8 है और यहाँ 6 है, तो 8 को हम 6 कैसे बना, 8 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो 6 बन जाए। तो आप बोलोगे कि देखो 8 2 जा 16 होता है, या फिर 8 7 जा 56, यानी कि दोनों में ही लास्ट में 6 आ जा रहा है यूनिट डिजिट, सॉरी ये 16 था, तो यहां भी 6 आ जा रहा है, यहां भी 6 आ जा रहा है। यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, उसका भी यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 6 होगा, 6 बोल रहा हूं 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है या फिर 7 से, तो या तो आंसर में लास्ट में 2 आएगा या 7 आएगा, लेकिन 7 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अब जो 2 है ये दो ऑप्शन में अवेलेबल है, एक तो 12% वाले में और एक 1.2% वाले में। तो आप देख लो कि क्या 12% बढ़ाने से इतना ही रहेगा, 12% आप इंक्रीज करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 991 तक नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 1% से थोड़ा ज्यादा है, 12% तक तो जाने की बात ही हटा दो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट में 2 होना चाहिए आंसर के, और वो 1% के आसपास होगा, तो ये आंसर होगा अपना। आगे बढ़ते हैं अपने पास दोस्तों की 3364 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि 3 साल और 5 साल के बाद जो अमाउंट मिले वो सेम हो जाए। यदि यह वार्षिक 5% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो दोनों भाग के बीच अंतर बताइए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है। चलो देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक वैल्यू को हम x मान लेते हैं, दूसरी को y मान लेते हैं। इसमें ये बोला है दोस्तों कि एक 3 वर्ष के बाद लिया जाता है और दूसरा 5 साल के बाद। अब आप समझना, अगर पहली वैल्यू मान लो हमने x माना, तो आप ये बताओ कि x पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलेंगे 5% इंटरेस्ट मिलना है, यानी कि 100 के वैल्यू में, या फिर डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हो कि 5% का मतलब कितना हुआ, वो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, एक साल में। या नहीं आ रहा है तो चलो ऐसे लिख लो 105/100, 100 पे 5 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और ये कितनी साल की बात है, 3 साल की बात है। और दूसरी तरफ जो वैल्यू y है उस पर भी यही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वहां भी 5% देना है, लेकिन वहां टाइम कितना है, 5 साल, यही है। अब यहां से अगर मैं निकालू कि x/y कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये जब उधर जाएगा तो बेस सेम होने के कारण पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये 105/100, और पावर कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। इससे आप काट भी सकते हैं तो 2 बच जाएगा, 3 कम हो जाएगा पावर। अब ये देखो, ये कैंसिल आउट कर लो एक बार, तो ये कितनी से कटेगा आपका 105, 21 बचे 105 कट गया, और ये 20 बचे 100 कट गया। यहां से x/y जो आपका आएगा वो 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, और नीचे 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। और हमें दोनों का अंतर बताना है, तो x और y का अंतर यहाँ पर कितना है, 41 है, यानी कि 41 की वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो 41 की वैल्यू यानी कि आंसर 41 से कटेगा, या फिर आप टोटल भी चेक कर लो एक बार कि टोटल कितना है। तो आप x प्लस वाई दोनों जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 841 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3 3 6 4 दिया है, ये इसका 4 टाइम्स है, देख रहे हो ना, 4 एकम 4 8 चौके 32, 4 टाइम्स भी नहीं है, 4 टाइम्स से ज्यादा है, लेकिन लगभग 4 गुना है, इतना तो बात समझ ही सकते हो आप कि लगभग 4 गुना है। यहाँ से 8 चौके 32, केवल 2 डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1 डिजिट ले लो और यहाँ से 2 डिजिट, तो 8 चौके 32 लगभग 4 टाइम्स है, तो हम इसको भी 4 टाइम्स कर देते हैं। तो ये 4 एकम 4 और 4 चौका 16 ये आएगा, ठीक है 164। देखो आप बोलो कि 4 टाइम्स के पास ये भी है और ये भी है, लेकिन 4 टाइम्स के पास जो भी हो वो 41 का तो मल्टीपल होगा ना, इतना बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि गैप 41 है तो आंसर 41 से कटेगा, और वो 4 टाइम्स के पास भी होना चाहिए। तो 4 टाइम्स के पास इसमें 3 ही ऑप्शन है, लेकिन 41 से कटने वाला केवल पहला ऑप्शन है, ठीक है। हम कुछ नहीं भी करते ये सब तो भी गैप हमारा 41 था, तो 41 से जो कट जाता वही आंसर होना था अपना, और ऐसे भी अपना पहला ऑप्शन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने पास 1 मिनट रुकना जरा, ये कट रहा है, 1 मिनट रुकिए। धात्विक ठोस गोले की त्रिज्या 21.6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है और एक समान अनुप्रस्थ काट वाले तार में ढाला जाता है। यदि तार की लंबाई हो 259.2 सेंटीमीटर या फिर मीटर है, तो तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बार सेंटीमीटर बोला है, एक बार मीटर बोला है, तो इस सेंटीमीटर और मीटर के चक्कर में हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये कब हम ध्यान रखते, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं। अगर ऑप्शन में हर एक ऑप्शन के डिजिट सेम रहते तो हम सेंटीमीटर और मीटर का ख्याल रखते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हर एक ऑप्शन के डिजिट्स अलग अलग हैं, तो हमें सेंटीमीटर और मीटर में घबराने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बना लेते हैं। देखो गोले की त्रिज्या हमें मालूम है, उसको पिघला करके और बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम सेम हुआ, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है यहाँ पर 21.6, तो 21.6 और फिर से 21.6 क्यूब कर दिया, और दूसरी साइड बेलन है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का तो हमें पता नहीं है, तो आर स्क्वायर, और एच का हमें पता है कि एच कितनी है यहाँ पर 259.2, यही है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं बस, जितने से कैंसिल हो जाए। तो आप देखोगे कि इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी पहले इस 4 से काट देते हैं इसको, कि ये 4 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 छक 24, 4 चौके 16 और 4 अठे 32, 16 तियां 48 और 2 तियां 6। देखो अब इससे ये 3 बार में कट गया पूरी तरह से। अब इस 3 को इधर ला देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये दोनों तो ऊपर है ही, अगर ये दोनों ऊपर है तो इसमें से तो एक ही बचेगा ना, और ये 3 भी नीचे आएगा। देखो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, 21.6 इंटू 21.6 ऊपर रह गया, और नीचे 3 इंटू 3 आएगा, क्योंकि एक 3 यहाँ पर था, एक 3 उधर से आएगा। तो यहाँ से आप बोले कि आर की वैल्यू जो आएगी 21.6/3, और 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, यानी कि 7.2 आ रहा है ना, तो 7 और 2 जिस ऑप्शन में है वो लगा दो, बस हो गया। आगे बढ़, अगला सवाल है कि सुरेखा अपनी मासिक आय का 24% किराने के सामान पर और 16% किराए पर और शेष आय का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है। यदि वह महीने में 5940 रुपए बचा लेती है तो किराए पर कितना खर्च कर लेती है। देखो अगर इनकम 100 माने दोस्तों, तो वो किराए पर यानी कि रेंट पर कितना खर्च कर देती है। अच्छा किराना है पहले, ठीक है, चलो किराने पर वो कितना, पहले टाइप पर कितना खर्च कर देती है, मैं लिख देता हूं यहां पर, किराने पे कितना खर्च करेगी 24%, ठीक है, और 16% रेंट पे खर्च करती है, रेंट पे खर्च कर दी वो 16%। अब जो शेष बच गया यानी कि रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग रह गया बताओ, तो आप बोलोगे कि 24 और 16 यानी कि 40% तो निकल गया, तो 60% और रह गया। 60% में से 55% वो शिक्षा पर खर्च करती है और बाकी बचा लेती है। अच्छा बताओ, अगर इसमें से 55% खर्च कर दी तो 60% का वो कितना परसेंट बचाएगी, 45%। 60 का 45% कितना होगा बताओ, 60 का अगर 5% की आप बात करो तो 3 आएगा, 10% 6 और 5% 3 हो गया, तो 5 9 45 होता है, तो 3 9 27, यानी कि इसकी जो 45% आएगी ये आएगा 27। तो 27 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखा है 59 और 40, और हमें बताना है किसकी वैल्यू भाई, ये पूछ रहा है किराए पर यानी कि रेंट पर, तो 16% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से कैंसिल आउट करो, अगर 16 की वैल्यू पूछ रहा है, 27 दूना 54, 27 दूना 54 2 बार में कट रहा है ना, 22 बार में, तो 16 की वैल्यू 16 दूना 32, लास्ट में 2 जीरो आएगा, यानी कि ये आंसर है। यूनिट डिजिट हमने चेक कर लिया। देखो अब 16 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, तो हमें क्या करना था, 16 और गुना में 2 2 जीरो, यही तो निकालना था। तो हमने यूनिट डिजिट चेक कर लिया कि 6 और 2 को गुना करेंगे तो लास्ट में 2 ही आ सकता है, और ये जीरो यानी कि लास्ट में 20 आएगा,
और वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन अपने पास है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4450 है, दुकानदार इस वस्तु पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है, क्रय मूल्य क्या है? तो आपने एमपी और सीपी का रेशियो पढ़ा होगा, कई बार मैंने बता रखा है। एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, तो ये 120 बन जाएगा। और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये 10% 100 में से माइनस कर दो तो ये 90 बनेगा। ये 0 और 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, और 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 4 और 3 का रेशियो आ गया। और हमसे सीपी पूछ रहा है, यानी कि 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 की वैल्यू पूछने का मतलब ये तो आप समझ ही गए कि आंसर 3 का मल्टीपल चाहिए, और बाकी हमें मार्क प्राइस यानी कि ये दे रखा था जो कि 4 की वैल्यू है। तो आप बोलेंगे 4 की वैल्यू अगर 4450 है तो 1 की वैल्यू 4450 बटा 4 आएगा, और 3 की वैल्यू यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। आगे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आप बोलोगे कि ये 0 और 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13, 4 तिया 12 और 1 13, इतना बटा 4। 4 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि 4 तिया 12 पहली आगे डिजिट, और फिर यहाँ पर आएगा 1 और 3, तो फिर से 4 तिया 12 यानी कि 33 से आंसर शुरू होगा, और वो किस में पॉसिबल है? ऑप्शन बी में पॉसिबल है, जो कि 33 से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का जो औसत है वो है 25.5, पहली 6 संख्याओं का औसत 22.4 है, आखिरी 3 संख्याओं का औसत है 28.2, सातवीं संख्या 8वीं संख्या से 5 कम लेकिन 9वीं संख्या से 10 कम है, तो 8वीं और 9वीं संख्याओं का औसत बताइए कि क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक तो कि पूरी तरह से आप सॉल्व कर लो दिमाग लगा के, उतना मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा आएगा लेकिन उतना मुश्किल काम नहीं है। ऐसा मैंने कई सारा क्वेश्चन करा रखा है ऑलरेडी, और एक अब मैंने एवरेज के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था। ठीक है, कब बनाया था एवरेज के लिए मैंने? वो बनाया था जब सीजीएल का 2021 के लिए और सीएचएसएल का प्री का पेपर जो होने वाला था, तो प्री के पेपर होने के टाइम पर मैंने सैंपल पेपर बनाया था और उसी में एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एवरेज के लिए 2 स्पेशल वीडियो बना रखा था, जिसमें लास्ट 2-3 साल के टॉप क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैंने कराया था। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो मैं पहले एक ही बार लास्ट पे आता हूँ कि आंसर हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो अगर मैं यूनिट डिजिट ही वेरीफाई कर लूँ तो बात बन सकता है। अब देखना जरा, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 7th नंबर हो गया, और यहाँ पे 8th हो गया, और फिर हो गया अपने पास 9th नंबर, 7th 8th 9th। ठीक है, तो इसमें इनके बारे में क्या बोला गया? ये बोल रहा है कि 7वीं संख्या जो है वो 8वीं से 5 कम है और 10वीं से 10 कम है। यानी कि 7वीं संख्या को मैं x ले लूं तो 8वीं संख्या उससे 5 ज्यादा होगा, x प्लस 5, और अगली संख्या उससे 10 ज्यादा होगा, x प्लस 10। और हमें लास्ट में पूछ रहा है कि 8वीं और 9वीं का औसत बताओ, यानी कि इन दोनों का एवरेज बताना है। इन दोनों का अगर आप एवरेज बता रहे हो तो आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों? दोनों को ऐड करके आधा करोगे, x 2 बार होगा तो एक ही बार x आएगा, और प्लस 5 और 10 15 का आधा 7.5 आएगा। यहां से एक बात आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर x एक परफेक्ट नंबर आया आपका, ठीक है, यानी कि इंटीजर पार्ट आया, तो आंसर के लास्ट में 0.5 होगा, और 0.5 किसमें है? इसमें है। ठीक है, ऑप्शन ए में। लेकिन रह गया बात कि अभी क्लियर नहीं है कि x जो है वो इंटीजर है कि क्या है, तो फिर हम एक बार निकाल लेते हैं कि x क्या आएगा। वरना अगर आप जल्दी में हैं तो आप यहीं से पहले वाले को ऑप्शन को लगा करके और छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और क्वेश्चन यही है तो आप जरूर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गया बात कि पूरी सॉल्व कैसे करें, तो देखो पूरा भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। पूरा सॉल्व करने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि एवरेज था कितना पहले से ग्रुप का, तो आप बोलेंगे 25.5 था। जो 6 संख्याएं हैं उनकी एवरेज कितनी है? 22.4। कितना कम है? तो आप बोलोगे कि 0.1 इधर से और 3.1 कम है ये, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ये 3.1 कम है 6 संख्याओं के लिए। और प्लस आगे देखें कि अगली जो लास्ट की 3 संख्याओं के बारे में बोला गया है उनका एवरेज था कितना? 28.2, तो वो ग्रुप के एवरेज से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे दोस्तों, आप देख लो 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 2 पॉइंट, तो ग्रुप के एवरेज से 2.7 एक्स्ट्रा है। कितनी संख्याओं के लिए भाई? 3 संख्याओं के लिए। तो ओवरऑल कितना बन गया बताओ? 6 कम 6 6 18, या माइनस का 18.6 हो गया, और प्लस का ये 27 81 8.1। तो ये कितना बनेगा? 6 में से 1 गया तो अपने पास 5 आ गया, और पॉइंट का ये 10.5 की कमी हो रही है। तो अगर अब हम सम की बात करें, किन की सम देखना जरा, सम अगर हम 7th 8th और 9 की बात करें तो आप जोड़ लो इनको, ये x और ये जोड़ोगे तो ये 3x और प्लस का 15 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो अगर एक का एवरेज का मतलब एक की वैल्यू अगर 25.5 थी, तो ऐसे ऐसे 3 संख्याएं हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 76.5, 3 टाइम्स हो जाएगा। एक वैल्यू अगर 25.5 है तो 3 वैल्यू कितना होगा? 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि ये जो 10.5 की कमी थी ये भी अब इन्हीं को भरपाई करना पड़ेगा, तो इन्हीं में ये 10.5 भी जुड़ेगा।
अब यहाँ से निकाल लो कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये अगर ऐड करोगे तो 86 और 187 में से 15 जाएगा तो 72, यानी कि x का मान 24 आ गया। अब तो एक्यूरेट आंसर यही है 100%। x का मान 74 है तो हमें यही तो बताना था, 24 और प्लस का 7.5, तो ये 31.5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास की कोई राशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे x + 4% की दर पर समान समय के लिए निवेशित किया जाता है तो प्राप्त राशि 1800 रुपए अधिक होती है। तो समान राशि पर वार्षिक 8% की रेट से 5 सही 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज बता दो कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो 2 साल की बात है, एक बार रेट लगता है x% और अगली बार रेट जो है वो 4% से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हर एक साल अब 4% ज्यादा लगेंगे। और 2 साल की बात है, देखो यहाँ पर 2 साल की बात है, एक साल में 4% एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो 2 साल में उसको 8% एक्स्ट्रा मिलेगा, यही तो होगा। तो परसेंटेज में जो वैल्यू मिला वो 8% एक्स्ट्रा मिला, लेकिन रुपए में ये कितना ज्यादा मिलता है, तो आप देखोगे 1800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो ये रुपए में 1800 बन गया। तो 8% की वैल्यू 1800 आ गई और हमें निकालनी कितनी है, तो आप बोले कि देखो हमें 8% की ही रेट से किस टाइम के लिए निकालना है दोस्तों, इस टाइम के लिए निकालना है, 5 या 15 और 2 17/3 साल के लिए निकालना है 8% के, यानी कि हमें निकालना है कि 17/3 साल तक अगर 8% मिले तो क्या वैल्यू बनेगी। तो आप बोलोगे कि देखो भाई 8% तो दोनों साइड अवेलेबल ही है, ये वाला, बस ये जो 1800 है इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले से 17/3 से, तो अगर 17/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 यानी कि 600 और 17 छक 102 और 00, तो ये आंसर आएगा अपना। आसान था, बस समझने की बात थी, लैंग्वेज थोड़ा सा लिखा था ऐसा जिसको देखकर डर लगे, लेकिन डरने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़े, ये है अपने पास, इसमें बोला गया है दोस्तों ये रेशियो गिवन है आपको 7:4:5 और a+b+c 16 है। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले कराया है, अब CHSL में कराया है कि MTS में कराया है ये कंफर्म नहीं हूं मैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो चलो देखो, सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो आप देखोगे कि a यहाँ पर 2 बार है, c भी 2 बार है और b भी 2 बार है, यानी कि ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ a + b + c आ जाएगा। और इनको ऐड करो तो 7 4 11 और 5 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आप बोलोगे कि a + b + c जो आ गया ये 8 आ गया। तो हमारे लिए a + b + c 8 आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन में तो 16 दे रखा है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डबल हो रही है। बात समझ रहे हो, हमारा जो रेशियो में वैल्यू आया वो 8 आया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू 16 थी, डबल हो रही है, तो हर एक वैल्यू डबल हो जाएगा। तो आप हर एक वैल्यू को डबल समझ लो। हर एक वैल्यू किसको किसको डबल समझना है, आप ये बोलो कि ये जो 7 था ये 14 के बराबर है, जो 4 था ये 8 के बराबर है, और जो 5 था ये 10 के बराबर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि a कितना हुआ, बताओ a की वैल्यू कितनी हुई। तो आप बोले कि a b c तीनों मिलके तो 16 है भाई, इसमें से अगर b और c हटा दे तो a बच जाएगा। तो b और c की वैल्यू देखो 8 था, b + c की वैल्यू कितनी आई थी 8, तो आप बोलेंगे कि 16 में से 8 हटा दो तो 8 आ गया a की वैल्यू। अब b की बात करें तो a + b यहाँ पर देखो 14 है, ये 14 किसकी वैल्यू है दोस्तों, a + b की। a + b अगर 14 है और a खुद उसमें से 8 है तो b कितना हो गया, 6 हो गया। बात क्लियर है। अब देखो b की वैल्यू भी हमने निकाल ली, अब बात कर लेते हैं कि c कितना है। तो c की अगर बात करोगे तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, जैसे b + c दूसरी वैल्यू थी जिसकी वैल्यू 8 दे रखी है, b + c अगर 8 है और b केवल 6 है तो c कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो। यहाँ पर a² यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस b² तो b 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और c² यानी कि 4, ये वैल्यू कितना आएगा, ab यानी कि 8 छक 48 और प्लस bc यानी कि 6 दूना 12 और प्लस ca यानी कि 8 दूना 16, ये कितना आएगा, ऐड कर लो 100 और 4 ये 104 आ गया, और रेशियो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि ये जोड़ेंगे तो 28 और 48 कितना हो गया, 56 और 20 78 होगा शायद। तो 78 का आधा तो 39 और इसका आधा कितना होगा, 13 से कट जाएगा ना, ये 13 छक 78 और 13 अठे 104, ये तो कुछ ज्यादा ही आने लगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं ऐड कर लिया हमने। 6 और 2 8 8 16, अच्छा 76 आना था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ये 76 आना था अपने पास। देखो ये आ गया अपने पास 76। अब काट लो, अब ये बस 2 टाइम्स ही कटेगा मुझे लगता है, तो ये 52 का डबल कटेगा, और ये किसका डबल है भाई, 38 का डबल एक बार, और ये 19 दूना 38 और ये 26 दूना 52, तो 26 और 19 आएगा, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन सही है हमारे पास। कि जब कोई वस्तु 1188 रुपए में बेची जाती है तो उसे x% का प्रॉफिट होता है। यदि यह वस्तु इतने में बेची जाती है तो जो परसेंटेज प्रॉफिट था वो 25% अब ज्यादा हो जाता, तो x का मान क्या है। अच्छा देखो, परसेंटेज में वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा हो रही है, तो आप बोलेंगे 25% एक्स्ट्रा हो रही है, और ये वैल्यू रुपए में कितना एक्स्ट्रा हो रही है, तो आप बोलेंगे पहले 1188 था अब 1435.50 हो गया, या फिर 50 हो गया, तो कितना बढ़ गया, आप माइनस कर लो, देखो पॉइंट का 50 तो रहेगा ही रहेगा,
और बाकी 1435 में से 1188 घटा दो तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। और फिर बच गया हमारे पास दोस्तों 2, यानी कि 12 में से 8 गया तो ये कितना आएगा अपने पास 4, यहाँ तक भी ठीक है। और यहाँ बच गया अपने पास 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 247 पॉइंट का 50 हमारे पास आ गया वैल्यू जो रेट में एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो या 100% निकाल लेते हैं, सीधी सी वैल्यू ये है, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है कि पहले कितना लाभ हो रहा था। एक्स का मतलब कि पहले प्रॉफिट परसेंटेज क्या था जब वो 1188 रुपए में बेचा था। तो हम यहाँ से पहले क्रैमूल निकाल लेते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। 4 टाइम्स हो रहा है तो इधर भी हम 4 टाइम्स कर लेते हैं। 4 से गुना कर लो, 5 चौके 20, यानी कि ये तो खत्म हो गया। 2 बनेगा, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 3 बन गया। और 24 चौके 96 और 3 कितना हो गया 99, यानी कि 990। ये क्या हो गया सीपी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो सीपी 990 है और जब ये बेचा था 1188 में तो कितने का फायदा होगा। 9 से कैंसिल आउट कर लें हम, 9 से ये कैंसिल हो रहा है, पहले 11 से ही कर लेते हैं। 11 9 99, 90 बन गया और ये 11 से एक बार में और 0 11 8 88, 9 से कट जाएगा, 12 9 108, यानी कि ये 10 है तो ये 12 है, यानी कि ये 100 होता तो ये 120 होता। तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया दोस्तों 20% का। ठीक है, तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में वो 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय कर लेता है और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, समान दूरी वो 8 मिनट में तय कर लेता है, तो धारा की चाल बताइए। देखो धारा की चाल निकालते कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। जो वाटर की स्पीड होती है ये निकालते हैं हम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल, उसका आधा कर देते हैं। तो धारा की दिशा में अगर आपको चाल निकालना है तो धारा की दिशा में देखो ये 8 मिनट में चला है, धारा की दिशा में ये 8 मिनट में चल गया है। कितना दूरी भाई 2.5 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में जो चाल होगा वो 2.5/8 हो जाएगा। और अगर धारा की विपरीत दिशा की बात करें तो 15 मिनट में यही चला है, यानी कि 2.5/15 हो जाएगा, यही होगा ना। अब बस इनका गैप लेकर के और 2 से डिवाइड कर लो। ये अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हो तो 0 आ जाएगा, ये 16 25 80 और ये 5 5 25, यानी कि ये 5/16 आ गया। और माइनस ये देखो 3 5 15 और ये 5 5 25। ठीक है, पॉइंट आप हटा भी सकते हो 0, तो ये 6 5 30 और ये 5 से कट गया, यानी कि ये 1/6 आएगा। क्या गलत, सही सही लिखा है, सही। इनका गैप ले लो और हाफ कर देना है। तो इनका गैप अगर आप लेते हो दोस्तों तो ये तो कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है, फिर भी करके चेक कर लेते हैं, कहीं पर शायद गलत हो। धारा की दिशा में ये 8 मिनट में चल दिया था, चलो माइनस करते हैं ये। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो 48 बन जाएगा। 16 3 48, 5 3 15 और ये 8 6 48 8, तो ये 7/48 आ गया यार। तो ये कितना बनेगा देखो जरा, d माइनस यू हमारे पास आ गया 7/48 और इसका आधा भी करना है तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये तो 7/24 आने लगा, जो कि है ही नहीं ऑप्शन में। एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। धारा के विपरीत दिशा में ये 2.5 चल रहा था। ठीक है, अच्छा किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड बतानी है, तो अब तो कोई बात नहीं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में देखो 7/24 आ रहा है, ये हमारा किस में है किलोमीटर, और ये मिनट में है। बस टाइम जो था वो मिनट में था दोस्तों, तो किलोमीटर ये पर मिनट में है। किलोमीटर पर मिनट से हमें अब इसको किलोमीटर पर आवर में ले जाना होगा, तो 60 से बस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो कितनी बार में कटेगा, 8 3 24 और ये 20 3 60। अभी भी गड़बड़ जा रहा है, चलो शुरू से एक बार बना लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ से हमें बस इनको निकालना था मीटर पर सेकंड के बदले में किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी हटा लो यहाँ से। देखो पहली जो स्पीड थी हमारे पास दोस्तों वो थी ये 2.5 है ना, तो इसको 5/2 ही मैं लिख देता हूँ और इसको डिवाइड करना था 8 से और ऊपर 60 से। ये हो गया अपना धारा की दिशा में, और धारा के उल्टा दिशा में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5/2 और डिवाइड कर देते हैं 15 से और ऊपर कर देते हैं 60 से। किलोमीटर पर आवर में आ गया अब ये। ठीक है, यहाँ पर ये 15 चौके 60 कट जाएगा और ये 2 दूना 4, यानी कि ये 5 दूना 10 आ गया। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और ये 15 चौके 60, यानी कि ये 75 कितना आ गया 4। ठीक है, तो इनको माइनस कर लो एक बार आप। 75/4 में से इसको माइनस करोगे तो 10 चौके 40, 35/4 आ जाएगा। तो d माइनस यू की वैल्यू हो गई 35/4 और डिवाइडेड बाई 2 था, इससे डिवाइड कर दो तो ये 35/8 आएगा, यानी कि ये सही है 35/8। ये हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं अभी, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक तो प्रैक्टिस बैच है, काफी लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिस बैच चाहिए प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो ये प्रैक्टिस बैच स्पेशली हमने टारगेट किया है। इसमें किसको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ किसको टारगेट किया है हमने।
ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम है, देखो एसएससी, रेलवे, सीडीएस, यूपीएसआई, इन सब के क्वेश्चन को हम इसमें करेंगे। तो जो लाइव प्रैक्टिस बैच लाया गया है इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसएससी के, रेलवे के, सीडीएस के, यूपीएसआई के, इन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर से हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे और बिल्कुल जो बोलते हैं आप सॉल्यूशन देखना कि सॉल्यूशन कितना तगड़ा है, बिल्कुल कोई टिक नहीं पाएगा अगर आप उस लेवल पे प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, पिछले 5 साल में जो टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेस्ट क्वेश्चन इन सभी एग्जाम्स में, उनको मैं कवर करने वाला हूं। और जो नए क्वेश्चन टीसीएस द्वारा नए पैटर्न के पूछे गए हैं, जो पहले नहीं पूछे गए थे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं आगे के पेपर्स में, उनको भी सॉल्व करेंगे। पीडीएफ आपको बाईलिंगुअल मिलेगा और हम ये रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हमने 11 जनवरी रखा है, तो 12 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही ये अपना फाउंडेशन बैच भी है एक, क्योंकि ये होता है ना कि जो मैं करता हूँ जिस तरीके से, तो काफ़ी लोगों को हो सकता है वो तरीका समझ नहीं आए, तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप फाउंडेशन कोर्स कर लो। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, मान लो वो तरीका समझ नहीं आता है या फिर कोई प्रॉब्लम है और कि मैं कैसे कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको एक बार फाउंडेशन बैच ले लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग पहले से सिलेबस कई बार पढ़ चुके हैं उनको फाउंडेशन बैच लेने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच उनके लिए है जिनको मैथ में बिल्कुल जो जीरो हैं अभी और नए नए प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं या 2-3 बार आपने पेपर दिया लेकिन मैथ में स्कोर काफ़ी कम आ रहा है, आपको लग रहा है कि पेपर टफ है, ये है वो है, तो इन सारी जो दिक्कतें हैं ऐसी, उन सब के लिए हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। तो फाउंडेशन बैच थोड़ा लंबा चलेगा, प्रैक्टिस बैच उसके पैरेलली हम चलाएंगे और जो रेलवे की प्रैक्टिस बैच है वो हम फ्री में दे देंगे, जो कॉम्बो बैच ज्वाइन करेंगे। कॉम्बो से क्या लेना देना है, कॉम्बो का मतलब जो प्रैक्टिस और फाउंडेशन दोनों ज्वाइन करना है उनके लिए हम रेलवे एनटीपीसी का जो बैच है उसको फ्री में दे देंगे। ठीक है, वरना आप चाहें तो अलग अलग केवल प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं या फिर फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लास हम रेगुलर रखेंगे फाउंडेशन बैच में भी और साथ में प्रैक्टिस बैच में भी। और बाकी तरीके तो आप जानते ही हैं, वैलिडिटी 1 साल की रहेगी, अरिथमेटिक एडवांस सारे कवर करेंगे हम। ठीक है, एक और बात बता दूं दोस्तों, देखो अगर आप प्रैक्टिस बैच ये ज्वाइन कर रहे हो तो प्रैक्टिस बैच तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि आप तभी ज्वाइन करना जब आप मेहनत करने से डरते नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मेहनत काफी लगेगी, जब प्रैक्टिस बैच होगा तो वो 2-2 घंटे से ज्यादा की भी क्लास हो सकती है, तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। लेकिन कब, जब आप मेहनत करना चाहते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, हमारे लेवल पे मेहनत नहीं कर सकते जिस लेवल पे हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए और आप फ्री में बस पढ़िए। यूट्यूब पर जितना मैंने करा दिया है वो भी बहुत है। ठीक है, मैथ में पकड़ अच्छी है लेकिन मार्क्स उनके बढ़ नहीं रहे, मार्क्स कम ही आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। जो पहले से सिलेबस कई बार कर रखे हैं लेकिन उनके स्कोर नहीं आ रहे अच्छे, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप स्पीड देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कीजिए और जब आप पूरी प्रैक्टिस बैच कवर कर लीजिएगा उसके बाद अपने स्पीड में इंप्रूवमेंट देखिएगा कि पहले आपका क्या स्पीड था और बाद में क्या आपका स्पीड रहा। लेकिन तभी दोस्तों जब आप मेहनत करने से डरते नहीं, ये बात मैं पहले ही बता देता हूं, वरना ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया फिर बाद में बोला कि कोई चेंज ही नहीं है, हमने तो पूरी बैच कर लिया, पूरा वीडियो देख लिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब आप हमारे लेवल पे मेहनत करना चाहते हो तभी जाकर के ज्वाइन करना, वरना प्रैक्टिस बैच ज्वाइन मत करो, बस लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। इसमें सारे तरीके हम अच्छे से कवर कर लेंगे, जो तरीके मैं इस्तेमाल करता हूँ सबको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग अगर पहले मैथ का कोर्स नहीं किए हैं वो फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, या फिर अच्छा रहेगा कि आप दोनों एक साथ ज्वाइन कर लो, तो आपको उससे 200-300 रुपये कम पड़ेंगे और साथ में साथ एक रेलवे एनटीपीसी का बैच फ्री भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एनटीपीसी के लिए जो हमने बैच शुरू किया है और ग्रुप डी के लिए, ये इनके एग्जाम से पहले ही हम खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप केवल इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस और फाउंडेशन बैच लेंगे उनके लिए फ्री एक्सेस मिलेगा, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, फ्री एक्सेस हम दे देंगे एनटीपीसी प्रैक्टिस बैच को। ठीक है, अगर आप लाइव और प्रैक्टिस दोनों लेते हैं तो फाउंडेशन और प्रैक्टिस एक्चुअली में यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो तभी ये सब बैचेज ज्वाइन करना, वरना ऐसा नहीं कि आपने बस बाई कर लिया और फिर देखा नहीं, ये नहीं किया, तो उससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, और हमें भी बस वैसे ही बच्चे चाहिए जो हमारे लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे लेवल पे मेहनत कर सकते हैं, वरना ऐसा नहीं कि आपने पैसे पे कर दिया तो हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि जितने बच्चे आएँ उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो 90% से ज़्यादा स्कोर करें, तब जाके बात बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास माना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या x है और वो इस प्रकार है कि जब उसे 5, 6, 7 से डिवाइड करते हैं तो हर एक कंडीशन में
2, 3 और 4 जो है वो रिमाइंडर मिलता है, तो आपको x के अंकों का योगफल बताना है, यानी कि डिजिट सम बताना है उसका क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 21, यानी कि 210 एलसीएम आ गया। लेकिन 210 वो नंबर है जो इनसे कट जाएगा, ठीक है, और हमें काटना नहीं है, हमें ये रिमाइंडर भी चाहिए 2, 3, 4 जब हम डिवाइड करें इनसे तो। लेकिन उससे पहले एक और बात बोल दिया है कि ये जो नंबर होना चाहिए वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। तो आपको ऐसा करना है कि ये 210 1000 के करीब लेके जाना है। आप देख रहे हो कि जो 210 है, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो ये 1000 के करीब चला जाएगा, 1050 बन जाएगा। तो हम अगला नंबर 1050 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझिए कि ये जो शेषफल मचाना था, इनका क्या रोल है। तो आप ये कहें कि देखो 5 था पहले, फिर 6 था, 7 था, और रिमाइंडर कितना मिलना था, 2, 3 और 4। तो इनका आप डिफरेंस ले लो कि कितना डिफरेंस है, जो सेम डिफरेंस बनता है। यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। तो लास्ट में हमें अब 3 माइनस भी करना पड़ेगा इसमें से, तो 3 माइनस कर दो तो ये 1047 बनेगा। अब सम ऑफ डिजिट बता दो, ये 1 और 4, 5 और 7 12 आ रहे हैं, यानी कि 12 होगा। ये अपना सही आंसर है, ठीक है। और इससे फास्ट नहीं होना है, ये अगर आप डिवाइड करके करते हो तो डिवाइड करने वाला तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही सीखिए, इतना भी काफी है। अगला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 25 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते रहे और अकेले सी बाकी काम को 24 दिन में कर देता है, तो ए और सी मिलकर उस काम के 60% भाग को कितने दिन में करेंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ए है, बी है। ए कितने दिन में करता है, 25 दिन में, और बी कितने दिन में करता है दोस्तों, 40 दिन में। ठीक है, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। पहले एफिशिएंसी की बात कर ले। देखो टोटल वर्क कितना होगा, 25 और 40 का एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, 25 और 40 का एलसीएम 200। ठीक है, तो ये 25 8 200 और 40 बचे 200 हो गया, यानी कि इनकी एफिशिएंसी 8 और 5 में है। तो एक दिन में 8 5 13 यूनिट का काम कर देंगे, और ये मिलकर कितने दिन तक काम किया है दोस्तों, 8 दिन तक। तो 13 के हिसाब से 8 दिन तक काम करेंगे, यानी कि 104 यूनिट का काम कर दिया। तो शेष कितने यूनिट का काम रह गया, 96 यूनिट का काम। और 96 यूनिट का काम सी कितने दिन में कर देता है, 24 दिन में। तो सी पर डे कितना काम करता है, देखो 24 दिन में 96 यूनिट काम किया, तो पर डे वो कितना काम करेगा दोस्तों, 24 चौके 96, यानी कि 4 यूनिट पर डे वो काम कर लेता है। अब ये कह रहा है कि अगर ए और सी से 60% काम लेना हो तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, आप बताओ कि टोटल वर्क कितना है, 200, इसका 60% काम कराना है। 60% इसका कितना हो गया, 120, क्योंकि 100 का 60% 60 होता है, तो 200 का डबल होगा 120। तो 120 वर्क कराना है ए और सी से। तो ए और सी की एफिशिएंसी लिख दो यहाँ पर। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 8, और सी की एफिशिएंसी है कितनी, 4। तो 8 और 4 12 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 दिन लगेंगे। तो ये सही है अपने पास कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है। बी की जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो ए की एफिशिएंसी की आधी है। सी की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता से 50% अधिक है। यदि तीनों मिलकर साथ काम करें तो 2 दिन में कितना काम करेंगे। देखिए ए करता है 8 दिन में दोस्तों, और बी का क्या रोल है कि बी की कार्य क्षमता जो है वो ए से आधी है। ए से आधा एफिशिएंसी है, तो टाइम डबल लगा देगा, यानी कि बी 16 दिन लगा देगा। ठीक है, अब यहाँ से एफिशिएंसी हम ले लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर टोटल मैं 16 को ही मान लूँ तो ये 8 दूना 16 होगा, और ये 16 एकम 16 होगा। ठीक है, और सी का क्या रोल है, तो आप बोलेंगे कि सी का जो क्षमता है वो बी से 50% ज्यादा है, तो एक का 50% ज्यादा कितना होगा, 1.5 होगा। अब देख लो हमसे ये बोल रहा है कि 2 दिन में कितना काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 16 यूनिट। 16 यूनिट में से एक कितना कर देंगे 2 दिन में, बताओ। अगर तीनों मिलके एक दिन काम करें तो 2 और 1 3 और 1 4.5 काम करेंगे एक दिन में। तो 2 दिन में ये 9 यूनिट का काम कर देंगे। आउट ऑफ कितना भाई, 16 में से 9 काम कर देंगे, तो 9/16 होगा, और कोई बात नहीं है। ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई आयताकार प्लॉट 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है। इनकी सभी भुजाओं के अनुदिश अर्धवृत्तीय फुलवारियां बनी हुई हैं, तो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हेक्टेयर में x है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऐसा कुछ कंडीशन है यहाँ पर कि एक आयताकार प्लॉट है और इसके चारों तरफ जो सेमी सर्कुलर फ्लावर्स बने हैं, फ्लावर बेड, वो इस टाइप के है जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है। ठीक है, अब इसमें लेंथ आपको दे रखा है कि 420 है, यानी कि ये अपने पास जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 420 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो दे रखा है आपको, ये भी कुछ गिवन है, मैं अभी लिख देता हूँ। 420 है और एक 84 है। ये कितना है अपने पास, 420, और ये है 84। अगर सबका एरिया निकालेंगे तो देखो सबके एरिया में तो पहले तो आपको आयत का एरिया लेना पड़ेगा, रेक्टेंगल का। उसके बाद ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलके एक बड़ा वाला सर्कल बनेगा, और फिर ये वाला सेमी सर्कल आपका और ये वाला सेमी सर्कल मिलके एक छोटा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो 2 सर्कल हो गए और एक हो गया आपका
रेक्टेंगल, सबको निकाल लो कितना बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ये हो गया 420 और गुना का 84। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 हो गया, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, आर कितना है बड़े सर्कल में, देखो जब डायमीटर है 420 तो आर होगा आपका 210, तो ये 210 का स्क्वायर, और प्लस फिर से 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, तो ये डायमीटर कितना है अपने पास 84, तो इसका आधा कितना होगा 42 गुना 42। बस ये कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लें 42 गुना में 84, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर इसका 2 मैं हटा दूं और इसका 0 इधर लगा दूं तो ये 20 बन गया और बाकी 42 का स्क्वायर रह जाएगा। तो 42 के स्क्वायर को हमें डबल करना है। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और 50 से 8 कम था तो 25 को और 8 कम कर दें यानी कि 17, तो 1764 का ये डबल बनेगा। 4 दूना 8 और 6 दूना 12 और 1 13 और 17 दूना 34 और फिर 1 35 और 0, तो ये आ गया 35 38 और 0 हमारे पास, ठीक है। 64 दूना 128 होता है ना, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 35 28 और 0 आ गया, क्लियर है। और प्लस इनको निकाल लो तो आप बोले कि ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21 यानी कि 30, तो ये कितना बन गया देखो 22 तिया 66 और 66 को 21 से गुना कर लो तो 21 छक 126 होता है हासिल, 12 और 21 छक 126 और 12 फिर से जोड़ लो 138 आ जाएगा, और प्लस का डबल 0, और यहाँ पर देखो ये 7 छक 42, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना आएगा। तो पहले आप एक काम कर लो कि 42 को 6 से कर लो, तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24 और 1 25, इसको 22 से कर लो, तो 22 दूना 44 का 4 और 22 बचे 110 और 4 114, फिर बच गया कितना हमारे पास 10 और 22 दूना 44 और 10 54। बहुत अच्छा, इतना आ गया, ये 54 आएगा या 155 आ जाएगा, फिर से चेक करना पड़ेगा। हमने बोल दिया 6 दूना 12 और 6 चौके 24 और 1 25, 22 दूना 44 हासिल 4 हो गया, और फिर 22 बचे 110 और 4 14, तो अच्छा 114 का 4 लिखा तो 11 बना ना, तो 54 और 1 55 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कहाँ चला गया भाई, एक मिनट, ये अपने पास 55 आ गया। टोटल ऐड कर लो, अब टोटल कितना बना आप देखेंगे कि देखो 0 0 और 4 यानी कि लास्ट में तो 4 आएगा, फिर ये 8 और यहाँ पे 0 और फिर 4, तो 8 4 12 का 2 आएगा हासिल 1 हो गया, तो 2 और 1 3 और 6 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 हो गया, तो 5 और 1 6 और 8 14 और 5 19 का कितना हो गया 9 हासिल 1, तो ये बच गया 3 और 3 6 और 1 7 और ये 1 का 1, ये आ रहा है। यानी कि आंसर वही होगा जिसमें ये डिजिट्स होंगे। देखो एक बात और था यहाँ पर कि जो एरिया है वो हेक्टेयर में दिया गया था, यहाँ पर कि एरिया जो है वो हेक्टेयर में बताना है, और करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक भी बताना है। तो हमने हेक्टेयर नहीं देखा अभी, हमने बस ये बोला कि यूनिट को गोली मारो, पहले डिजिट्स देखते हैं कि डिजिट्स क्या आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में डिजिट्स अलग अलग हैं, तो हेक्टेयर वगैरह हमें ध्यान नहीं भी रखे तो भी बात बन जाएगी। तो आप देख लो एक बार कि 17 और 9 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, ये है शुरू, तो ये आंसर हो गया। बाकी हेक्टेयर में आप चेंज करोगे तो पॉइंट इधर उधर होगा और कुछ थोड़ी होगा, डिजिट्स नहीं चेंज होंगे, तो इसीलिए हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो 179 वाला होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अपने पास 7560 रुपए की राशि को एबीसीडी में इस प्रकार डिवाइड करना है कि एबी का रेशियो, बीसी का रेशियो, सीडी का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें बी और डी का गैप बताना है। ऐसा मैंने पहले भी करा रखा है ना क्वेश्चन, बिल्कुल कराया है, एमटीएस के पेपर में ही आया हुआ है। देखो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पहले निकाल लो कि कितना बन रहा है। तो आप बोले कि ए बी का जो रेशियो था वो था 4:5, तो ये 4:5 हो गया। फिर बी सी का रेशियो था 3:4, तो ये कितना हो गया 3:4, और फिर सी डी का रेशियो 5:7 था, तो ये 5:7 बन गया, ठीक है। अब पूरा कैसे निकालेंगे, देखो 5 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ 5 5 लिख देते हैं, यहाँ 3 के बगल में जगह खाली है तो ये 3 हो गया, इधर 4 के बगल में जगह खाली है 4 हो गया, और ये बन गया 5 अपना, और ये 5। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो आप कैंसिल भी कर लो, जैसे देख लो इसमें 4 3 और 5 है, 3 इसमें भी मिल गया, 3 इसमें नहीं मिला। अच्छा 5 कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें भी 5 है, 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, और 1 5 इसमें भी है। जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 3 12 आ गया, ये 5 3 15 आ गया, और ये देखो 5 और 4 5 चौके 20 बन गया, और ये 7 और 4 है तो 7 चौके 28 बन गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा था दोस्तों, हमसे पूछ रहा था कि बी और डी का गैप बता दो कि बी और डी में कितने का गैप है। देखो ये बी है जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 15 और ये है 28 डी की वैल्यू, तो इनमें गैप कितने का है बताओ। 15 में और 28 में कितने का गैप है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 13 का गैप है। इसका मतलब आंसर वही पॉसिबल है जो 13 से कट जाएगा, या तो आप सबको जोड़ के इसके बराबर रख लो,
फिर सबसे डिवाइड करो और लास्ट में 13 से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन उसमें जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम में हम 13 से चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर कटेगा। देखो पहले की बात करो तो 13 छक 78, 2 6 13 दूना 26, 40 नहीं कटा। ये 13 एक बार में तो बच गया 3 और 1, तो फिर 13 दूना 26, 5 2 13 चौके 52, ये भी नहीं कटा क्योंकि 8 बच गया था। अभी इसमें देखो 13 से काटोगे तो 13 एक बार में, फिर 13 8 104, ये कट गया। ये 13 से चेक कर लो तो आप बोलोगे कि ये 13 9 117, 1 9 बच गया। 13 एक बार में 6 6 66 नहीं कटा। तो ऑप्शन सी 13 से पूरा कट रहा है, यानी कि ये अपना सही आंसर है। कैलकुलेशन किसी भी तरह से आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमम टू मिनिमम, जितना कम हो सकता है आपको उतना कम कैलकुलेशन करना है और क्वेश्चन सही करके आना है। टारगेट हमेशा पूरे क्वेश्चन के लेकर के चलो। अगर 200 का पेपर है तो 200, अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं तो पूरे 25, ठीक है। इसी टारगेट के साथ आगे बढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगर आप पेड कोर्स भी लेना चाहो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है।